हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल शिवानी स्किल सीरीज में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी 360 डिग्री जो कि शशि शरण सर के द्वारा दिया गया है इतिहास का, जो कि होने वाला है क्लास 12th का पार्ट 2। ऑलरेडी हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है दोस्तों, यानी चैप्टर 1 का पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया है दोस्तों। आज हम पार्ट 2 यानी चैप्टर 1 पूरा कवर करेंगे, चूँकि ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियोस, मेरी ये थॉट्स अच्छी लगती हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 है, हड़प्पा सभ्यता में मुहरों और मुद्रांकनों का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता था? केवल सौंदर्य के लिए, लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए, कृषि कार्यों के लिए। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, मुहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। कल्पना कीजिए कि एक सामान से भरा एक थैला एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा गया। उसका मुख रस्सी से बांधा गया और गांठ पर थोड़ी गीली मिट्टी जमा कर एक या अधिक मुहरे से दबाया गया। क्वेश्चन नंबर 39 है, वैज्ञानिकों ने हड़प्पाई मोहरों पर बने चित्रों को किस रूप में समझाने का सुझाव दिया है? धार्मिक प्रतीक, व्यापार संकेत, अनपढ़ लोगों के लिए सांकेतिक भाषा, ज्योतिषी चिन्ह। आंसर हो जाएगा हमारा अनपढ़ लोगों के लिए सांकेतिक भाषा। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, सामान्यतः हड़प्पाई मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है जो संभवतः मालिक के नाम व पदवी को दर्शाता है। विद्वानों ने यह सुझाव भी दिया है कि इन पर बने चित्र अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप से इसका अर्थ बताता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, हड़प्पाई लिपि को अब तक पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन निश्चित रूप से यह किस प्रकार की लिपि नहीं थी? चित्रात्मक, वर्णमालीय, सिलेबरी, रोमन। आंसर हो जाएगा हमारा वर्णमालीय। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त हैं। सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह हैं। हालांकि यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, पर निश्चित रूप से यह वर्णमालीय, जहां प्रत्येक चिन्ह एवं स्वर अथवा व्यंजन को दर्शाता है, नहीं थी, क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या कहीं अधिक है, लगभग 375 से लेकर 400 के बीच। ऐसा प्रतीत होता है कि यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, क्योंकि कुछ मोहरों पर दाईं ओर चौड़ा अंतराल है और बाईं ओर से संकुचित है, जिससे लगता है कि उत्कीर्ण ने दाईं ओर से लिखना आरंभ किया है और बाद में बाईं ओर से स्थान कम पड़ गया। क्वेश्चन नंबर 41 है, हड़प्पाई लिपि के लेखन की दिशा क्या मानी जाती थी? ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, गोलाकार। आंसर हो जाएगा दाएं से बाएं। सेमी डिस्क्रिप्शन है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, विनिमय बाटों का निर्माण किस पत्थर से किया जाता था? ग्रेनाइट, संगमरमर, चार्ट, बलुआ पत्थर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चार्ट। विनिमय बाटों की एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। ये बाट सामान्यतः चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे और आमतौर पर ये किसी तरह के निशान से रहित घनाकार होते थे। इन बाटों के निचले मानदंड द्विआधारी यानी 1, 2, 4, 8, 16, 32 इत्यादि 12,800 तक थे, जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः आभूषणों और मनकों को तौलने के लिए किया जाता था। धातु से बने तराजू के पलड़े भी मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, हड़प्पाई बाटों की निचली मानदंड प्रणाली किस आधार पर थी? दशमलव प्रणाली, पंचम प्रणाली, द्विआधारी प्रणाली, सप्तम प्रणाली। आंसर हो जाएगा हमारा द्विआधारी प्रणाली। सेमी डिस्क्रिप्शन है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, मोहनजोदड़ो में मिले विशाल भवन को पुरातत्वविदों ने क्या संज्ञा दी? किला, शाही महल, प्रशासकीय भवन, प्रासाद। आंसर हो जाएगा हमारा प्रासाद। सत्ता के केंद्र अथवा सत्ताधारी लोगों के विषय में पुरातात्विक विवरण हमें कोई त्वरित उत्तर नहीं देते। पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो में मिले एक विशाल भवन को एक प्रासाद की संज्ञा दी, परंतु इससे संबंध कोई भव्य वस्तु नहीं मिली है। एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई थी और यह नाम आज भी
प्रचलित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पुरातात्वविद मेसोपोटामिया के इतिहास तथा वहां के पुरोहित राजाओं से परिचित थे और यही समानताएं उन्होंने सिंधु क्षेत्र में भी ढूंढी। क्वेश्चन नंबर 45 है, मोहनजोदड़ो से मिली एक पत्थर की मूर्ति को किस नाम से जाना जाता है? पुरोहित राजा, महान योद्धा, धर्मगुरु, हड़प्पा सम्राट। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है पुरोहित राजा। सेम ही डिस्क्रिप्शन है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, कथन 1, हड़प्पा सभ्यता में शासन प्रणाली का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है। कथन 2, मोहनजोदड़ो से मिली एक मूर्ति को पुरोहित राजा कहा गया है जिससे शासकीय सत्ता का संकेत मिलता है। ऑप्शन ए, दोनों कथन सत्य है और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। बी, दोनों कथन सत्य है लेकिन कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। डी, दोनों कथन असत्य हैं। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी दोनों कथन सत्य है लेकिन कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, सत्ता के केंद्र अथवा सत्ताधारी लोगों के विषय में पुरातात्विक विवरण हमें कोई त्वरित उत्तर नहीं देते। पुरातात्वविदों ने मोहनजोदड़ो में मिले एक विशाल भवन को एक प्रासाद की संज्ञा दी, परंतु इससे संबंध कोई भव्य वस्तु नहीं मिली है। एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई थी और यह नाम आज भी प्रचलित है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुरातात्वविद मेसोपोटामिया के इतिहास तथा वहां के पुरोहित राजाओं से परिचित थे और यही समानताएं उन्होंने सिंधु क्षेत्र में भी ढूंढी। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता की अनुष्ठानिक प्रथाएं अभी तक ठीक प्रकार से समझी नहीं जा सकी है और न ही यह जानने के साधन उपलब्ध है कि क्या जो लोग इन अनुष्ठानों का निष्पादन करते थे उन्हीं के पास राजनीतिक सत्ता होती थी। क्वेश्चन नंबर 47 है, लगभग किस वर्ष तक अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था? ए, 1500 ईसा पूर्व, बी, 1800 ईसा पूर्व, सी, 2000 ईसा पूर्व, डी, 2500 ईसा पूर्व। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी 1800 ईसा पूर्व। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनके अनुसार लगभग 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था। इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी। क्वेश्चन नंबर 48 है, उत्तर हड़प्पा की संस्कृतियों को किस नाम से भी जाना जाता है? वैदिक संस्कृतियाँ, मिश्रित संस्कृतियाँ, अनुवर्ती संस्कृतियाँ, ग्रामीण संस्कृतियाँ। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी अनुवर्ती संस्कृतियाँ। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, ऐसा लगता है कि उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे। कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थलों की भौतिक संस्कृति में बदलाव आया था, जैसे सभ्यता के विशिष्ट पुरावस्तुओं, बाटों, मोहरों तथा विशिष्ट मनका का समाप्त हो जाना। लेखन, लंबी दूरी का व्यापार तथा शिल्प विशेषज्ञता भी समाप्त हो गई। सामान्यतः थोड़ी वस्तुओं के निर्माण के लिए थोड़ी ही माल प्रयोग में लाया जाता था। आवास निर्माण की तकनीक को ह्रास हुआ तथा बड़ी सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण अब बंद हो गया। कुल मिलाकर पुरावस्तुएं तथा बस्तियां इन संस्कृतियों में एक ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती है। इन संस्कृतियों को उत्तर हड़प्पा अथवा अनुवर्ती संस्कृतियां कहा गया। क्वेश्चन नंबर 49 है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों में कौन सा शामिल नहीं है? ए, जलवायु परिवर्तन, बी, वनों की कटाई, सी, विदेशी आक्रमण, डी, नदियों का मार्ग बदलना। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी विदेशी आक्रमण। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, इस विषय में कई व्याख्याएं दी गई हैं। इनमें जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़, नदियों का सूख जाना और मार्ग बदल लेना, भूमि का अत्यधिक उपयोग सम्मिलित है। इनमें से कुछ कारण उन बस्तियों के संदर्भ में तो सही हो सकते हैं, परंतु पूरी सभ्यता के पतन की व्याख्या नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 50 है, 1925 में मोहनजोदड़ो के किस भाग से सड़ते हुए अंश खंड मिले थे? ग्रेट बाथ, डेडमैन लेन, धोलावीरा, कालीबंगन। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि डेडमैन लेन। 1925 में मोहनजोदड़ो के डेडमैन लेन से 16 लोगों के अस्थिपंजर उन आभूषणों सहित मिले थे जो उन्होंने मृत्यु के समय पहने हुए थे।
51 है, R.E.M. व्हीलर ने मोहनजोदड़ो के अवशेष को किस ग्रंथ से के उल्लेख से जोड़ा? रामायण, महाभारत, ऋग्वेद, पुराण। आंसर हो जाएगा हमारा ऋग्वेद। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, 1925 में मोहनजोदड़ो के इसी भाग से 16 लोगों के अस्थिपंजर उन आभूषणों सहित मिले थे जो उन्होंने मृत्यु के समय पहने हुए थे। बहुत समय पश्चात 1947 में R.E.M. व्हीलर ने, जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल थे, इन पुरातात्विक साक्ष्यों का उपमहाद्वीप में ज्ञात प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद के साक्ष्यों से संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने लिखा, ऋग्वेद में पूर शब्द का उल्लेख है जिसका अर्थ है प्राचीर। किला या गढ़ा आर्यों के युद्ध के देवता इंद्र को पुरंदर अर्थात गढ़ विध्वंस कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 52 है, कथन 1। R.E.M. व्हीलर ने मोहनजोदड़ो के पतन का कारण आर्यों के आक्रमण को माना। कथन 2। जॉर्ज डेल्स ने इस मत का समर्थन करते हुए कहा कि सभी मृत शरीर आर्यों के आक्रमण के प्रमाण हैं। ऑप्शन ए, दोनों कथन सत्य है और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। बी, दोनों कथन सत्य है लेकिन कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। डी, दोनों कथन असत्य हैं। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी दोनों कथन असत्य है। चलिए एनसीईआरटी की लाइनों को देखते हैं। 1925 में मोहनजोदड़ो के इसी भाग से 16 लोगों के अस्थिपंजर उन आभूषणों सहित मिले थे जो उन्होंने मृत्यु के समय पहने हुए थे। बहुत समय पश्चात 1947 में R.E.M. व्हीलर ने, जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल थे, इन पुरातात्विक साक्ष्यों का उपमहाद्वीप में ज्ञात प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद के साक्ष्यों के संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने लिखा, R.E.M. व्हीलर ने मोहनजोदड़ो के पतन का कारण आर्यों का आक्रमण नहीं माना था, बल्कि जॉन मार्शल ने आर्य आक्रमण सिद्धांत का समर्थन किया था। जॉन मार्शल के मत के विपरीत मार्टिमर व्हीलर, R.E.M. व्हीलर नहीं, ये ने मुख्य रूप से बाढ़ और जलवायु परिवर्तन के कारण बताया था। इसके अलावा जॉर्ज डेल्स ने भी आर्यों के आक्रमण के कारण मोहनजोदड़ो के पतन का समर्थन नहीं किया था और न ही उसने सभी मृत शरीर आर्यों के आक्रमण के प्रमाण होने की बात कही थी। ऋग्वेद में पूर शब्द का उल्लेख है जिसका अर्थ है प्राचीर, किला या गढ़। आर्यों के शुद्ध युद्ध के देवता इंद्र को पुरंदर अर्थात गढ़ विध्वंसक कहा गया है। 1960 के दशक में जॉर्ज डेल्स नामक पुरातत्वविद ने मोहनजोदड़ो में जनसंहार के साक्ष्यों पर सवाल उठाए। उन्होंने दिखाया कि उस स्थान पर मिले सभी अस्थिपंजर एक ही काल के संबंध नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 53 है, अलेक्जेंडर कनिंघम मुख्य रूप से किस प्रकार के स्रोतों का उपयोग करके पुरातात्विक अनुसंधान करते थे? ऑप्शन ए, अपलिखित अवशेष। बी, लिखित स्रोत यानी साहित्य एवं अभिलेख। सी, स्थलाकृति कृतिक मानचित्र। डी, मिट्टी के पात्र। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी लिखित स्रोत। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, जब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम ने 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक उत्खनन आरंभ किए, तब पुरातात्वविद अपने अन्वेषणों के मार्गदर्शन के लिए लिखित स्रोतों, साहित्य तथा अभिलेख का प्रयोग अधिक पसंद करते थे। यहाँ तक कि कनिंघम की मुख्य रुचि भी आरंभिक ऐतिहासिक लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी तथा उसके बाद के कालों से संबंधित पुरातत्व में थी। क्वेश्चन नंबर 54 है, कनिंघम ने आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए किसके वृत्तांतों का उपयोग किया? अल-बरूनी, फाहियान, वेनसांग, बौद्ध तीर्थयात्रियों। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी बौद्ध तीर्थयात्रियों। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, जब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम ने 19वीं शताब्दी के मध्य पुरातात्विक उत्खनन आरंभ किए, तब पुरातात्वविद अपने अन्वेषणों के मार्गदर्शन के लिए लिखित स्रोत का प्रयोग अधिक पसंद करते थे। यहाँ तक कि कनिंघम की मुख्य रुचि भी आरंभिक ऐतिहासिक लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी तथा उसके बाद के कालों से संबंधित पुरातत्व में थी। आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए उन्होंने 4वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच
उपमहाद्वीप में आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का प्रयोग किया। कनिंघम ने अपने सर्वेक्षणों के दौरान मिले अभिलेखों का संग्रहण, प्रलेखन तथा अनुवाद भी किया, प्रयास करते जो उनके विचार में सांस्कृतिक महत्व की थी। क्वेश्चन नंबर 55 है, कनिंघम को एक अंग्रेज ने हड़प्पाई मुहर दी थी, लेकिन उन्होंने उसे किस रूप में देखा? महत्वपूर्ण ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में, एक विशेष प्रतीक के रूप में, एक नए पुरातात्विक युग की खोज के रूप में, एक कालखंड को दिनांकित करने का असफल प्रयास। आंसर हो जाएगा एक कालखंड को दिनांकित करने का असफल प्रयास। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, एक अंग्रेज ने कनिंघम को एक हड़प्पाई मुहर दी। उन्होंने मुहर पर ध्यान तो दिया, पर उन्होंने उसे एक ऐसे कालखंड में दिनांकित करने का असफल प्रयास किया जिससे वे परिचित थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि कई और लोगों की तरह ही उनका भी यह मानना था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा की घाटी में पनपे पहले शहरों के साथ। क्वेश्चन नंबर 56 है, 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में दयाराम साहनी ने किस स्थल के मोहरों की खोज की? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, बनवाली। आंसर हो जाएगा हड़प्पा। कालांतर में 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में दयाराम साहनी जैसे पुरातत्वविदों ने हड़प्पा में मोहरें खोज निकाली, जो निश्चित रूप से आरंभिक ऐतिहासिक स्तरों से कहीं अधिक प्राचीन स्तरों से संबंध थी। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व में समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की। 2. पुरातात्विक दयाराम साहनी ने हड़प्पा में मिली मोहरों के समान मोहनजोदड़ो में भी मोहरों की खोज की। 3. मेसोपोटामिया के पुरास्थलों में हुए उत्खननों के आधार पर सिंधु घाटी की सभ्यता में मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन माना जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? A. 1 और 2, B. 1 और 3, C. केवल 3, D. इनमें से सभी। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी 1 और 3। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, एक अन्य पुरातत्वविद राखल दास बनर्जी ने हड़प्पा से मिली मोहरों के समान मोहरें मोहनजोदड़ो से खोज निकाली, जिसमें अनुमान लगाया गया कि ये दोनों पुरास्थल एक ही पुरातात्विक संस्कृति के भाग थे। इन्हीं खोजों के आधार पर 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की। जैसा कि S.N. राव द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में लिखते हैं, मार्शल ने भारत को जहां पाया था उसे उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेसोपोटामिया के पुरास्थलों में हुए उत्खननों से हड़प्पा पुरास्थलों पर मिली मोहरों जैसी पर तब तक पहचाने न जा सकी मोहरें मिली थीं। इस प्रकार विश्व को न केवल एक नई सभ्यता की जानकारी मिली, पर यह भी कि वह मेसोपोटामिया के समकालीन थी। क्वेश्चन नंबर 58 है, सिंधु घाटी सभ्यता में मेसोपोटामिया सभ्यता के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। 1. सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता समकालीन थी। 2. हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक स्थलों से मिले मोहरों की तुलना मेसोपोटामिया की मोहरों से की गई है। 3. मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से लगभग 2000 वर्ष पुरानी थी। A. केवल 1 और 2, B. केवल 2 और 3, C. केवल 1 और 3, D. 1, 2 और 3। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए केवल 1 और 2। सेम ही डिस्क्रिप्शन है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? A. R.E.M. व्हीलर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने। B. उन्होंने खुदाई के लिए टीलों के स्तर विन्यास का अनुसरण किया। C. भारतीय पुरातत्वविदों ने हड़प्पा सभ्यता के स्थलों की पहचान के प्रयास नहीं किए। D. नए अन्वेषण अभी भी जारी है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, यानी कि भारतीय पुरातत्वविदों ने हड़प्पा सभ्यता के स्थलों की पहचान के प्रयास नहीं किए। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने R.E.M. व्हीलर ने इस समस्या का निदान किया। व्हीलर ने पहचाना कि एक समान 36 इकाइयों के आधार पर खुदाई की बजाय टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करना अधिक आवश्यक था। साथ ही सेना के पूर्व ब्रिगेडियर के रूप में उन्होंने पुरातत्व की पद्धति में एक सैनिक परिशुद्धता का
समावेश भी किया। हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक सीमाओं का आज भी राष्ट्रीय सीमाओं से बहुत थोड़ा या कोई संबंध नहीं है, लेकिन उपमहाद्वीप के विभाजन तथा पाकिस्तान के बनने के पश्चात सभ्यता के प्रमुख स्थल अब पाकिस्तान के क्षेत्र में है। इसी कारण से भारतीय पुरातत्वविदों ने भारत में पुरास्थलों को चिन्हित करने का प्रयास किया। कच्छ में हुए व्यापक सर्वेक्षणों से कई हड़प्पाई बस्तियां प्रकाश में आईं तथा पंजाब और हरियाणा में किए गए अन्वेषणों से हड़प्पा स्थलों की सूची में कई और नाम जुड़ गए। हालांकि कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी और हाल में हुई धौलावीरा की खोज, वहां हुए अन्वेषण तथा उत्खनन इन्हीं प्रयासों का हिस्सा है। नए अन्वेषण अब भी जारी हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, R.E.M. व्हीलर ने पुरातत्व में किस नई अवधारणा को जोड़ा? सांस्कृतिक उपक्रम, टीले के अस्तर विन्यास का अनुसरण, ऐतिहासिक भौगोलिक अध्ययन, मूर्तिकला और चित्रकला विश्लेषण। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी टीले के अस्तर विन्यास का अनुसरण। सेमी डिस्क्रिप्शन है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, हड़प्पा सभ्यता के पुनर्निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक सहायक है? लिखित ग्रंथ, शिलालेख, भौतिक साक्ष्य, मौखिक परंपराएं। आंसर हो जाएगा हमारा भौतिक साक्ष्य। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, जैसा कि हमने देखा है, हड़प्पाई लिपि से इस प्राचीन सभ्यता को जानने में कोई मदद नहीं मिलती, बल्कि ये भौतिक साक्ष्य है जो पुरातत्वविदों को हड़प्पाई जीवन को ठीक प्रकार से पुनर्निर्मित करने में सहायक होते हैं। ये वस्तुएं मृद भांड, औजार, आभूषण, घरेलू सामान हो सकती हैं। कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी तथा सरकंडे जैसे जैविक पदार्थ सामान्यतः सड़ जाते हैं। विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो वस्तुएं बच जाती हैं वे पत्थर, पक्की मिट्टी तथा धातु। आगे की लाइनें एनसीईआरटी में होंगी दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 है, पुरावस्तुओं के वर्गीकरण का आधार क्या होता है? ए, केवल उनकी प्राचीनता, बी, उनका निर्माण सामग्री और उपयोगिता, सी, उनका केवल ऐतिहासिक महत्व, डी, उनका आकार और संरचना। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, उनका निर्माण सामग्री और उपयोगिता। पुरावस्तुओं की पुनः प्राप्ति पुरातात्विक उद्यम का आरंभ मात्र है। इसके बाद पुरातत्वविद अपनी खोजों को वर्गीकृत करते हैं। वर्गीकरण का एक सामान्य सिद्धांत प्रयुक्त पदार्थों जैसे पत्थर, मिट्टी, धातु, अस्थि, हाथीदांत आदि के संबंध में होता है। दूसरा और अधिक जटिल उनकी उपयोगिता के आधार पर होता है। पुरातत्वविदों को यह तय करना पड़ता है कि उदाहरणतः कोई पुरावस्तु एक औजार है या एक आभूषण है या फिर दोनों अथवा अनुष्ठानिक प्रयोग की कोई वस्तु। क्वेश्चन नंबर 63 है, पुरातत्वविद किसी वस्तु की उपयोगिता समझने के लिए किन कारकों का विश्लेषण करते हैं? ए, वह वस्तु कहाँ मिली थी, बी, वह किस सामग्री से बनी थी, सी, वह किन अन्य वस्तुओं के साथ मिली थी, डी, उपयुक्त सभी। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, किसी पुरावस्तु की उपयोगिता की समझ अक्सर आधुनिक समय में प्रयुक्त वस्तुओं में से उनकी समानता पर आधारित होती है। मन के चक्कियां, पत्थर के फलक तथा पात्र इसके स्पष्ट उदाहरण है। पुरातत्वविद किसी पुरावस्तु की उपयोगिता को समझने का प्रयास उस संदर्भ के परीक्षण के माध्यम से भी करते हैं जिसमें वह मिली थी। क्या वे घर में मिली थी, नाले में, कब्र में या फिर भट्टी में? क्वेश्चन नंबर 64 है, कपास के उपयोग के प्रमाण हड़प्पा स्थलों पर कैसे मिले हैं? ए, लिखित अभिलेखों से, बी, मूर्तियों पर चित्रण के आधार पर, सी, पूर्ण कपड़े के अवशेष से, डी, मिट्टी की मोहरों पर अंकित चित्रों से। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, मूर्तियों पर चित्रण के आधार पर। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, कभी कभी पुरातत्वविदों को अप्रत्यक्ष साक्ष्यों को सहारा लेना पड़ता है। उदाहरण के लिए, हालांकि कुछ हड़प्पा स्थलों के कपास के टुकड़े मिले हैं, पर पहनावे के विषय में जानने के लिए हमें अप्रत्यक्ष साक्ष्यों जैसे मूर्तियों में चित्रण पर निर्भर रहना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए, पुरातत्वविदों को आभूषण से लदी हुई नारियां, मृण मूर्तियां संभवतः धार्मिक महत्व की होती थी जो असामान्य और अपरिचित लगती थीं। 2, पुरुषों की दुर्लभ पत्थर से बनी मूर्तियों जिनमें उन्हें एक लगभग मानकीकृत मुद्रा में एक हाथ घुटने पर
रख बैठा हुआ दिखाया गया है। 3. पुरातात्विक प्रमाणों के अनुसार कुछ संरचनाओं को धार्मिक और अनुष्ठानिक महत्व दिया गया था। 4. पुरोहित राजा की मूर्तियों को युद्ध की मुद्रा में दिखाया गया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? A 1 और 3, B 1, 2 और 4, C 1, 2 और 3, D केवल 2। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन C 1, 2 और 3। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, पुरातात्विक व्याख्या की समस्याएं संभवतः सबसे अधिक धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण के प्रयासों के सामने आती हैं। आरंभिक पुरातात्वविदों को लगता था कि कुछ वस्तुएं जो असामान्य और अपरिचित लगती थी संभवतः धार्मिक महत्व की होती थी। इनमें आभूषण से लदी हुई नारी, मृण मूर्तियां जिनमें से कुछ के शीर्ष पर विस्तृत प्रसाधन थे शामिल हैं। इन्हें मातृदेवी की संज्ञा दी गई थी। पुरुषों की दुर्लभ पत्थर से बनी मूर्तियां जिनमें उन्हें एक लगभग मानकीकृत मुद्रा में एक हाथ घुटना पर रख बैठा हुआ दिखाया गया था, जैसा कि पुरोहित राजा को भी इसी प्रकार वर्गीकृत किया गया था। अन्य दृष्टांतों में संरचनाओं को अनुष्ठानिक महत्व का माना गया है। इसमें विशाल स्नानागार तथा कालीबंगन और लोथल से मिली बेदियां सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, हड़प्पा सभ्यता की कुछ मोहरों पर किस प्रकार की आकृतियां पाई गई हैं? केवल मानव आकृतियां, केवल पशु आकृतियां, पशु और योग मुद्रा में बैठे मानव, केवल प्राकृतिक दृश्य। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी पशु और योग मुद्रा में बैठे मानव। मोहरों जिनमें से कुछ पर संभवतः अनुष्ठान के दृश्य बने हैं के परीक्षण से धार्मिक आस्थाओं और प्रथाओं को पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया गया है। कुछ अन्य जिन पर पेड़ पौधे उत्कीर्ण हैं मान्यता अनुसार प्रकृति की पूजा के संकेत देते हैं। मोहरों पर बनाए गए कुछ जानवर जैसे कि एक सींग वाला जानवर जिसे आमतौर पर एक श्रृंगी कहा जाता है कल्पित तथा संश्लिष्ट लगते हैं। कुछ मोहरों पर एक आकृति जैसे पालथी मारकर योगी की मुद्रा में बैठा दिखाया गया है और कभी कभी जिसे जानवरों से घिरा दर्शाया गया है को आद्य शिव अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवता में से एक का आरंभिक रूप की संज्ञा दी गई है। इसके अतिरिक्त पत्थर की शंक्वाकार वस्तुओं को लिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 67 है, हड़प्पाकालीन मोहरों पर बने एक शिंग वाले जानवर को आमतौर पर क्या कहा जाता है? शिंग, एक श्रृंगी, वराह, अश्व। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी एक श्रृंगी। सेम ही डिस्क्रिप्शन है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, पालथी मारकर योग मुद्रा में बैठे मानव को किससे जोड़ा गया है? विष्णु, इंद्र, आद्य शिव, अग्नि। आंसर हो जाएगा हमारा आद्य शिव। सेम ही डिस्क्रिप्शन है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, ऋग्वेद में उल्लिखित रुद्र देवता को बाद में किस रूप से जाना गया? विष्णु, शिव, ब्रह्मा, इंद्र। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी शिव। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, उदाहरण के लिए आइए हम आदि शिव मोहरों को देखते हैं। सबसे आरंभिक धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच संकलित में रुद्र नामक एक देवता का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन 1 यानी 1875 का हो जाएगा हमारा बी, हड़प्पाई मोहर पर कनिंघम की रिपोर्ट। 2 का ए होगा यानी 1955 एशा राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ। 3 का डी यानी 1990 एशार विस्ट द्वारा धौलावीरा में उत्खननों का आरंभ। 4 1986 इसका हो जाएगा सी, अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा में उत्खननों का आरंभ। एनसीईआरटी की लाइनें दी गई हैं दोस्तों जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न करना बहुत जरूरी है दोस्तों। 1875 हड़प्पाई मोहर पर कनिंघम को रिपोर्ट। 1921 में माधो स्वरूप वत्स द्वारा हड़प्पा में उत्खननों का आरंभ। 1925 में मोहनजोदड़ो में उत्खननों का प्रारंभ। 1946 में REM व्हीलर द्वारा हड़प्पा में उत्खनन। 1955 एशा राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ। 1960 बीबी लाल तथा BK थापर के नेतृत्व में कालीबंगन में उत्खननों का आरंभ। 1974 MR मुगल द्वारा बहावलपुर में अन्वेषणों का आरंभ।
1980 जर्मन इतालवी संयुक्त दल द्वारा मोहनजोदड़ो के सतह अन्वेषणों का आरंभ। 1986 अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा में उत्खननों का आरंभ। 1990 RS विस द्वारा धौलावीरा में उत्खननों का आरंभ। दोस्तों तो यहाँ से अध्याय 2 स्टार्ट होगा, जो कि होने वाला है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। तो दोस्तों इसे अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। दोस्तों अगर आप लोग को मेरी एफर्ट्स, मेरी वीडियोज पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आप लोग कुछ मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी सजेस्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं टीचर नहीं हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। मैं चाहती हूँ कि जिन भी स्टूडेंट के पास ये बुक अभी अवेलेबल नहीं हो उन लोग को इस बुक का प्रॉफिट मिल सके, इसीलिए मैं ये सेशन स्टार्ट की हूँ दोस्तों। चलिए तो बाय।